चलिए, तो आज हम रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो सेंटर ऑफ मास की क्लास है वो कल या परसों होने वाली है, वो आप देख लेंगे, उसके कोई ऐसा खास कनेक्शन इसमें नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक अलग टॉपिक होता है और आपके जो बाकी के टॉर्क वगैरह है वो भी एक अलग टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। मयूर राव कह रहे हैं पीडीएफ। हाँ, अभी जैसे ये क्लास हो जाएगी उसी के बीच में आपको पीडीएफ भी डिस्कशन फोरम पर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक के सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन एज वेल एज आपका वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। चलो, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, रोटेशनल मोशन में देखो सबसे पहली चीज होती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर ही हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली अगर देखें तो किसी बॉडी को घुमाने में कितनी दिक्कत आएगी, कितना पेन होगा, उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द पेन इन रोटेटिंग अ बॉडी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द पेन इन रोटेटिंग अ बॉडी। मान लो किसी बॉडी को घुमा रहे हो, उसको घुमाने में कितनी दिक्कत आएगी, उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि ये आपका होता कितना है? ये आपका होता है बेसिकली mr स्क्वायर। हम जानते हैं वैसे तो, ठीक है, एक शब्द में कहें, हालांकि अभी इसके अलग अलग तरीके से चीजें पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है? मास पर डिपेंड करता है, पहली बात तो, ठीक है। आप देख ही सकते हो फॉर्मूले के अंदर भी। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने एक्सिस दूसरी ले ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ जाएगा, हम देखेंगे ये चीज। तीसरी चीज ये डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो आर है बेसिकली ये एक्सिस से दूरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है और फिर शेप और साइज पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। हम सारी चीजें देखेंगे कैसे कैसे क्या सब होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो जितना आई छोटा होता है उतनी ही कम प्रॉब्लम होती है घुमाने में, ठीक है। अगर किसी बॉडी का आई कम है इसका मतलब उसे घुमाओगे वो आसानी से घूम जाएगी। लेकिन अगर किसी बॉडी का आई ज्यादा है तो उसे अगर आप जो है घुमाओगे तो उसमें दिक्कत ज्यादा आएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी होती है। अगर आपको कई सारे मासेस दिए हुए हैं तो आपको अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का निकालना है तो इंडिविजुअल का आप निकाल सकते हो, ठीक है। और लिमिट आप कहां से कहां लगाओगे? 1 से लेकर जितने भी हैं वहां तक, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमारा होता है। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो बेसिकली हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर समझने के लिए पहला क्वेश्चन वो इस तरीके से है। हमने दो मासेस ले लिए, ठीक है। हमने जो है अलग अलग एक्सेस ले ली क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आपकी जो एक्सेस है यहाँ पर सारा खेल उसका है, ठीक है। ये हमने अलग अलग एक्सेस ले ली दोनों मासेस की, ओके। और आपकी एक एक्सेस ये हो गई, ठीक है, और एक एक्सेस आपकी ये हो गई। अब यहां पर आपकी ये जो एक्सेस हुई है बेसिकली आपकी ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई जी, ये हो गई एच, ये हो गई सी, तो ये हो गई डी, ठीक है। ये हो गई ई, तो ये हो गई एफ। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ये अलग अलग एक्सेस के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो एक बार आपको ये ट्राई कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद आपको ये जो है देखना चाहिए, आई होप। तो एक बार ट्राई कर लीजिए अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। आई ए बी, आई जी एच, आई सी डी, आई ई एफ। देखते हैं, लेट्स ट्राई क्या आपका क्या क्या यहाँ पे आंसर आएगा। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं ना, आई ए बी निकाल लेते हैं। तो आई ए बी हम निकालेंगे तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया सिंपल mr स्क्वायर। तो देखो r क्या होता है बेसिकली, r जो होता है वो होता है आपका जो भी मास है, ठीक है, जो भी एक्सेस है सॉरी, उससे आपका मास का डिस्टेंस। अगर देखो इस वाले मास का इस वाली एक्सेस पर कोई डिस्टेंस नहीं है तो मतलब यहाँ पर आप इसकी वजह से जीरो आ जाएगा, मतलब इसको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले मास को देखें तो अगर एक्सेस ए बी है तो वहां से वहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है? अगर ये लेंथ एल है ना, एल मान लो, तो पूरी लेंथ अगर एल है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपकी डिस्टेंस दी गई होगी, एल मान लो आर मान लो, तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर आई ए बी का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें आई जी एच कितना रहेगा, देखो आई जी एच से ये मास भी इधर है, ये मास भी इधर है। अगर ये एल अपॉन 2 है तो ये भी एल अपॉन 2 है, तो ये कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 4 और इधर भी एम एल स्क्वायर अपॉन 4। तो आंसर कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। समझ में आया कैसे? देखो ये एक्सेस है तो यहाँ से ये मास एल अपॉन 2 पर है और यहाँ पर ये वाला एल अपॉन 2 पर है, तो दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2 एम एल स्क्वायर अपॉन 4 या फिर एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा ये तो
हो गया GH। CD पर ये वाला मास तो इसी पर है और ये वाला मास कितने पर है, L पर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर। अब EF पे ये मास और ये मास दोनों ही किस पर है, उसी एक्सिस पर है, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो IEF जो आएगा वो 0 आएगा क्योंकि दोनों ही मास एक्सिस के ऊपर हैं और वहां से आपका डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब सब लोग मुझे बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है? तो आई होप अगर आपको पता हो तो शायद बता पाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होना चाहिए या वेक्टर होना चाहिए? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप सब लोग ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके। चलिए, अब उसके बाद हम क्वेश्चंस तो काफी सारे इस पर कर सकते हैं, बट लेकिन आगे क्वेश्चंस करने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होते हैं उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख लें तो बेहतर रहेगा। जैसे आपकी रॉड है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो आपका, अगर आप किसी एंड से देखें तो वो ml स्क्वायर अपॉन 3 होता है, ठीक है। ऐसे करके सबके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। और आपका इसी रॉड का सेंटर से होगा ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है रिंग का जो होगा वो बेसिकली mr स्क्वायर होता है, किससे, ये वाली एक्सिस से, ठीक है। मतलब ये कौन सी एक्सिस है, जो प्लेन के बेसिकली जो भी आपकी रिंग है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और डिस्क की बात करूं तो इसी प्लेन से आपकी जो डिस्क से होगी वो होगी mr स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये डिंग है, डिस्क है और ये हमारा रॉड है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में होता है 2/5 mr स्क्वायर और हॉलो में 2/3 mr स्क्वायर। तो बेसिकली तो जो सबसे मैन होते हैं वो यही होते हैं, सबसे ज्यादा जो काम आएंगे हमारे एंड तक। एक सॉलिड स्फीयर भी काम आएगा और थोड़ा सा आपका, अच्छा, रिंग जो होता है वही हॉलो सिलेंडर होता है। जैसे हम हॉलो सिलेंडर को ले लें और इसको हम पिचका दें अगर, तो ये क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। एक सॉलिड स्फीयर ले लें, उसको पिचका दें तो वो डिस्क जैसा बन जाएगी। तो दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी खास कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो एक हमने रॉड ले ली, ठीक है। अब ये जो रॉड है इसको हम इस एक्सिस से हम इसको घुमा रहे हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस से हम इसको घुमा रहे हैं। इस रॉड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस रॉड का जो आपका मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, वो लैम्डा किलोग्राम पर मीटर है बेसिकली, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि इस रॉड की मास m है, लेंथ l है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट जब हम इस रॉड को घुमाएंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या यूज करना है। सबसे पहले आप DI निकालें। DI मतलब आप क्या करें, इस रॉड के इनफाइनाइट टुकड़े कर लें, ठीक है। एक छोटा सा मास अज्यूम कर लें इस रॉड के, मान लो यहाँ पर आपने एक छोटा सा मास अज्यूम कर लिया। अब ये मास आपका सपोज x दूरी पर है और ये जो छोटा सा मास है वो dm है मान लो। अब आप क्या करो, DI निकालो। अब DI क्या होता है, DI जो होता है बेसिकली वो होता है इंटीग्रल dm x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वैसे I क्या होता है, mr स्क्वायर। तो लेकिन इस मास के लिए DI कितना होगा, dm x स्क्वायर। इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट जो होगी बेसिकली वो x की होगी, क्योंकि dm की होगी x की, वेरी कौन कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेरी कर रहा है वो x वेरी कर रहा है, क्योंकि ये x यहाँ पर है तो ये हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता था, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकता था, ठीक है। तो ये x वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखें। तो ये x कहां से कहां पे वेरी कर रहा है। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली जो एक्सिस है वो बेसिकली बीच में है, तो ये आपका जो x है वो वेरी करेगा यहां से आपका, मतलब कहां से कहां तक, -l/2 से +l/2। अगर आप देखें तो ये वाली अगर एक्सिस है तो यहां से जो पीछे की डिस्टेंस है वो -l/2 हो गई और ये वाली l/2 हो गई इस वाली एक्सिस से, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी रोड की लेंथ l है और ये बीच में है तो ये l/2 हो गई, ये -l/2 हो गई। तो यहाँ पर अगर आप ट्राई करें तो आई होप आप सब लोग एक बार ट्राई करें तो बेहतर रहे। देखो, अब यहाँ पर हम dm की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो dm की वैल्यू कितनी है, dm की जो वैल्यू है वो लैम्डा dx है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा लैम्डा dx x स्क्वायर, है ना। और ये लिमिट कहां से कहां तक है, -l/2 से +l/2 है। तो बेसिकली x की वैल्यू हमें इतनी है। तो अगर हम देखें लैम्डा तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, इसकी जो है मास डेंसिटी है, मतलब पूरी की पूरी मास किस तरीके से इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू है। तो लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा dm x स्क्वायर, लिमिट बचेगी -l/2 से +l/2। तो यहाँ पर बस हमें dm की वैल्यू को पुट करना था, सॉरी यहाँ पर बेसिकली dm की वैल्यू हम ऑलरेडी पुट कर चुके थे, dx हमारा यहाँ बचा हुआ है। तो अब x का dx के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर का, तो क्या हम नहीं कर सकते, इजिली कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है एक्स की पावर 3, है ना, क्योंकि पावर एक जुड़ जाएगी और जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगी, इधर dx ही बचेगा और लिमिट -l/2 से +l/2 चली जाएगी। तो बस हमें यहाँ करना क्या है, इसको x को रिप्लेस करना है l से, ठीक है। तो जब x को l से रिप्लेस करोगे तो ऊपर l की पावर 3 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा, और इधर आपका घटाओगे इसमें से तो उसको घटा दोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे तो आप जो है सीधे सीधे यहाँ पर जो आंसर निकालोगे वो ml²/12 हमने जो पढ़ा है वही आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ से सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको अगर फॉर्मूला याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मान लो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और उसका मतलब क्या है वो भी समझ लेंगे अभी। तो l - l की पावर 3 प्लस l1 की पावर 3, तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए है, ये आपका जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी रॉड के लिए। अब देखो आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, ये रॉड है, अब एक्सेस यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, बीच में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। नहीं है याद तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो, अगर याद रह गया तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि जो हमारी एक्सिस है, ठीक है, मान लो रॉड आपको ऐसे दे दी और आपकी जो एक्सिस है वो एक एंड से मान लो L1 दूरी पर दे दी। तो अब ये जो L1 दूरी है आप इसको कहां पर रखोगे, तो आप इसको जो है बेसिकली L1 दूरी को यहां पर रखोगे, ठीक है। जो भी लेंथ आपको दी जाएगी उसको यहां रखोगे और रॉड की जो पूरी लेंथ है उसको यहां रखोगे और L1 आप यहां रखोगे। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो, अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करोगे, लिमिट ले लो। अब इसमें लिमिट कहां से कहां तक ले दे, मान लो इस रॉड की पूरी लंबाई m है, सॉरी मास m है और लेंथ l है, ठीक है। अगर ये लेंथ L1 है तो मुझे बताओ ये वाली कितनी हो जाएगी, L - L1 हो जाएगी। तो लिमिट कहां से कहां तक लोगे, -L1 से प्लस L - L1 तक, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी इस एक्सिस के लेफ्ट में जाएगा वो सब माइनस में लोगे, तो इस एक्सिस के राइट में जाएगा तो प्लस में लोगे। डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, तो इधर के माइनस में लेते हैं, इधर के प्लस में इसीलिए ले लेते हैं। हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि आपका कौन से एंड से आया है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना हो चाहिए, ठीक है, काफी जरूरी भी है। रिंग के और बारे में हमने डिस्क के बारे में पढ़ ही लिया है, ठीक है। डिस्क और रिंग के बारे में कोई दिक्कत हमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी स्फीयर्स के बारे में मैंने आपको बताया 2/3 mr² और 2/5 mr²। अब वो सब इंटीग्रेशन हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ना कभी पड़ेगी, तो वो सब के बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब हम मेन चीज पर आते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही मतलब नहीं है पूरी फिजिक्स में, या पूरे फिजिक्स ना गए तो बेसिकली हमारे पूरे टॉपिक में ये काम आएगा, जो है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हालांकि इससे ज्यादा काम पैरेलल एक्सिस वाली आएगी, बट लेकिन इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपल सी बात है, वो क्या कहती है, देखो ये कहती है आपकी अगर दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लो आपकी दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो पॉइंट, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं तीसरी एक्सिस का, ठीक है, जो आपकी इस इंटरसेक्शन से पास होगी। मान लो इस इंटरसेक्शन से तीसरी एक्सिस पास होती है I3, देखो ये I2 है, ये I1 है, ठीक है। अब ये दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये मान लो तीसरी एक्सिस है जो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास हो रही है, एज वेल एज परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो उस केस में आप यहाँ पर I3 फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से, जो कितना होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप I3 फाइंड कर सकते हो I1 प्लस I2। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अब ये आपने देख लिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जैसे आप मुझे क्वेश्चन बताएं, ठीक है, एक हम क्वेश्चन करें तो इजीली आप हम सब लोग एक बार देख पाएंगे कि बेसिकली क्या है क्या नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिंपल सा, आपसे पूछा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अगर ये डिस्क है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कैसे निकालें। तो कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी हिंट दे देता हूं एक क्वेश्चन में, फिर अगला हम खुद करने की कोशिश करें। जैसे हमारी ये डिस्क है, तो अगर हम एक एक्सिस हमने ऐसे ली है तो एक अगर हम ऐसे भी मान लें तो वो भी तो सेम ही है, ठीक है। अगर हम इसको I1 मान लें, इसको I2, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया। तो क्या हम अब इजिली ये वाला जो पॉइंट है यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते हैं ना, जो हमारी डिस्क होती है उसके प्लेन परपेंडिकुलर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2 होता है, और रिंग में कितना होता है mr²। यानी कि हमें I3 पता है और I1 और I2 हमें निकालना है। तो अगर हम I3 पता है तो I3 हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो I3 होगा कितना, I3 होगा mr²/2 के बराबर, और I1 और I2 किसके बराबर होंगे, I प्लस I के बराबर। तो हमारा यहाँ से आपका जो I है वो कितना आएगा,
क्या सब लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो 2i है वो कितना आएगा? जो 2i है वो mr² के बराबर आएगा। तो i की वैल्यू कितनी आएगी? mr²/4। तो ये मैंने क्यों निकलवाया? ये बेसिकली मैंने दो पर्पज सॉल्व करने के लिए निकलवाया। पहला पर्पज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिखाने के लिए, दूसरा पर्पज इसको याद करवाने के लिए कि डिस्क के अलग अलग एक्सिस से आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मान लो ये हमारी डिस्क है और इस डिस्क का अगर ये वाला एक्सिस आप ले रहे हो जो डिस्क के, अच्छा ये क्रॉस बनाने का मतलब तो समझ में आ गया होगा। देखो ये डिस्क है, तो डिस्क अगर इस वाले बोर्ड के प्लेन में है तो बेसिकली ये जो आपका एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस। अगर आप ऐसे एक्सिस ले रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आती है। ये डिस्क की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इसी एक्सिस को कौन सी ले लें जो अभी भी हमने सीखी है, डायगोनल वाली, अगर हमने डायगोनल वाली एक्सिस ले ली ये, ठीक है, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कोई भी एक्सिस ऐसी हमने ले ली तो इसके अबाउट आता है mr²/4, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, काफी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसमें मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ये हमारी रिंग है, ठीक है, और इस रिंग में आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारी रिंग है, आप देख सकते हो, और इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। कौन सी वाली एक्सिस? जो मैंने अभी भी बनाई थी, ठीक है। तो उस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फाइंड करने की कोशिश करें। ये हमारी रिंग है, ठीक है, और हमें इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आई हम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर एक और एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, तो इन दोनों का जो सेम होगा, तो इस वाली जो एक्सिस है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट कितना होगा? मान लो I3 है, और वो कितना होगा? I3 होना चाहिए mr², है ना, क्योंकि रिंग है। और ये किसके बराबर होगा? I + I के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारी जो I है वो कितनी आएगी? mr²/2, ठीक है। तो आई होप सब समझ पाए होंगे, ठीक है। तो रिंग में हमने क्या कंक्लूजन देखा? रिंग में हमने जो कंक्लूजन देखा वो ये देखा कि हमारी जो डिस्क है, देखो हमारी जो रिंग है उसमें तो आपकी ये वाली एक्सिस के थ्रू mr² आएगा और आपकी डायगोनल वगैरह वाली एक्सिस के थ्रू mr²/2 आएगा, जबकि ये हमारी रिंग है, जबकि डिस्क में इसका आधा आता है, ठीक है, हाफ आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। अब क्वेश्चन तो हम यहाँ पे बहुत सारे कर सकते हैं इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन उससे आगे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हमारी आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो हम पहले वो स्टार्ट करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? इसके हिसाब से जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली जैसे मान लो कि क्वेश्चन ही करते हैं हम डायरेक्ट। तो जैसे मान लो ये हमारी एक रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो रिंग है बेसिकली, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एक एक्सिस आप सेंटर ऑफ मास से पास करवा लो, ठीक है। ये जो एक्सिस है इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो गई और ये रिंग का सेंटर ऑफ मास ICM हमने ले लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको ले लो और mr² कर दो, ठीक है। तो बेसिकली आप सीधे सीधे शब्दों में समझे तो I जो होगा वो ICM + mr² होगा। और इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो कितना होगा? इस वाले केस में जो ICM है, क्योंकि रिंग है तो रिंग का जो ICM होगा वो mr² हो जाएगा, है ना, प्लस mr²। तो इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो 2mr² आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आया रिंग के लिए। अगर हम आगे अगला क्वेश्चन इसी में करें, इसी टाइप का, तो अगला क्वेश्चन अगर हम फिर से रिंग के लिए करें दूसरी एक्सिस से, तो मान लो ये हमारी रिंग है, ठीक है, और ये रिंग में हमें इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कितना आंसर आएगा? अगर हम देखें इसे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके पैरेलल एक्सिस कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि थ्योरम का नाम भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हमें पैरेलल वाली एक्सिस को देखना है। और ये सेपरेशन कितना है? r के बराबर है, तो कितना आएगा? I इज इक्वल टू इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना है? mr² रहेगा, है ना, और आपका जो सेपरेशन है उस हिसाब से mr² हो गया, तो जो आंसर आएगा वो 3mr²/2 आ गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पर I को कैलकुलेट कर सकते हैं जिस भी एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, ठीक है। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, बट लेकिन अगर हम देखें बेसिकली तो सॉरी ये हमारी रिंग थी, अगर सॉरी हमने ये रिंग ली थी, अगर डिस्क मान लो, इसको डिस्क मान लो, ठीक है, क्योंकि रिंग ली होती तो फिर हमारे यहाँ पर mr² हम लेते, हम डिस्क मान लेते हैं इसको, ठीक है, जिससे हमने हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के हो गए, और ऐसी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपको पूछे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये हमारी डिस्क है और हमें इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और ये वाली जो एक्सिस है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, तो क्या हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो ये वाली एक्सिस है हमारी, है ना, अब ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास जो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता था? हमने कैलकुलेट किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, कितना आया था? mr²/4 आया था, है ना, क्योंकि देखो हमारी जो डिस्क होती थी उसमें आपके दो हमारे आंसर आए थे, ठीक है, एक तो आया था हमारा कौन सा, एक तो आया था आपका परपेंडिकुलर एक्सिस वाला जो mr²/2 था, और एक आया था आपका डायगोनल वाला जो mr²/4 था। तो हमारा अगर आई आपको निकालना है तो वो होता क्या है? ICM प्लस mr² या md² लिख लो। तो ICM हमारा कितना है? mr²/4 है, मास है डिस्क का m, और d कितना है? r/2 है, तो r/2 मतलब r²/4, तो 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे तो 1/2 होते हैं, तो mr²/2 आ गया। तो इस तरीके से हम हमारा जो आंसर है वो mr²/2 है, किसका? आई का, जो बेसिकली आपका कौन सी एक्सिस से पास हो रहा था? किसी भी रैंडम एक्सिस से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काफी सारा डिस्कशन किया, उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क में अगर मैं बताऊं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेन था, वैसे ही आपका ये जो टॉर्क है बेसिकली, ये आपका पहले तो टॉर्क हमें नॉर्मल डेफिनेशन से पता होगा, टॉर्क जो होता है वो r×f होता है, ठीक है, f×r नहीं है, r×f है। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन आ रहा है ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो टॉर्क को हम अगर नॉर्मली लिखें तो कितना हो जाएगा? rf sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब टॉर्क के बारे में अगर हम जाने तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? टॉर्क की डायरेक्शन r×f से आपको निकालनी है, ठीक है, मतलब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर होता है वहां से दूसरे की हमें तरफ फिंगर करने होते हैं, और जो हमारा थंब होता है वो मेन वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली, ये कोई रिलेशन है। जब हम ड्राइव करते हैं चीजों को, जब साइंटिफिकली चीजें प्रूफ करी जाती हैं, तो वहां पर आपका आर एफ आपसे एफ से पहले आता है, ठीक है, ये कोई मतलब अपनी ओर से नहीं रखा गया चीज है। तो ये आर जो है बेसिकली वो आपके फॉर्मूले हैं, मतलब बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज आपकी ड्राइव करके जब हम निकालते हैं तो r×f आंसर आता है, ना कि f×r, ठीक है। जैसे आपकी ओम्स लॉ है, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V = IR होता है। तो बेसिकली अगर हम उसमें कहें I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम कोई भी फिजिक्स का नियम फाइंड करें जैसे F = dP/dt है, तो ये रिजल्ट होते हैं कि जो टॉर्क होता है वो r×f होता है, ठीक है, f×r नहीं होता। तो इस तरीके की ये चीजें हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं ड्यू टू टाइम ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टॉर्क हमारा r×f हो जाएगा, जो rf sin थीटा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे हमें मिलेंगे उसके बारे में अगर हम बात करें। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक बार डायरेक्शन के बारे में और सोचना है। देखो जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके बारे में ध्यान रखें, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वहां से वहां तक के बारे में आपको ध्यान रखना है। मान लो आप इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपका फोर्स लगा हुआ है, तो मान लो ऐसे आपका फोर्स लगा हुआ है, तो आपको अगर पूछा जाए कि टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक सीधे आपका क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, P पॉइंट का, ठीक है। अब यहां पर क्या है,
यहाँ पर बेसिकली हमारा ये जो वेक्टर होगा, मतलब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसका जो हेड होगा वो किधर की तरफ होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होगा, तो ये आपका आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो कि जो टॉर्क है वो हमारा कितना आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क है बेसिकली वो कितना आ गया, आर क्रॉस एफ, और इसको जब आर से आप एफ की तरफ जब फिंगर कल करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, एफ आएगा, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन आर से एफ की तरफ जब घुमाओगे तो वो अंदर की तरफ आएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन की, तो कैसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है। मान लो ये हमारा इस तरीके से एक पार्टिकल है, मतलब एक पॉइंट है जिस पर आपका फोर्स लगाया हुआ है इस तरीके से। देखो हमारा जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ है, जब हम आर से एफ की तरफ फिंगर कल करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी, थंब की तरफ। तो थंब हमारा किधर है, अंदर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। आर से एफ की तरफ फिंगर कल करेंगे, करके देखेंगे तो कॉपी पर, तो हमारा जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ आएगा। तो बेसिकली अंदर का मतलब क्या है, आपका बोर्ड प्लेन के अंदर, इनसाइड ऑफ द प्लेन, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्रॉस से, और प्लेन के बाहर होता है तो डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक्सेस बनाएं तो ये वाला जो पॉइंट है वो 5,0 पर है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो 37 डिग्री का एंगल है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या बताना है, टॉर्क बताना है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करें, तो बेसिकली टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो बेसिकली यहाँ पर हमें करना क्या था, यहाँ पर जो हमें करना था ना, वो करना था आपका क्या, कि बेसिकली आप पहले आर को कैलकुलेट करते और फिर आप यहाँ पर किसको कैलकुलेट करते, फिर आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लेते एफ को, ठीक है। अब देखो या तो हम देखो या तो हम क्या करें, एफ के कंपोनेंट कर लें, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे भी लगा सकते हो। आर आपका कहां से कहां तक होता है, आर आपका जो होता है वो बेसिकली देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। अगर आपका जो आर और एफ है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो आपका जो आर एफ साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, तो मतलब आर एफ आंसर आएगा केवल। तो इस केस में या तो आर परपेंडिकुलर होता है या फिर आपका एफ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ज्यादा काम आता है आपका नॉर्मल वाले फॉर्मूले से, तो इसको ज्यादा ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें। तो आर बेसिकली यहाँ पर क्या है, आर आपका जो होता है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कौन सा पोजीशन वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर है आपका बेसिकली जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहां से यहां तक का, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो सेपरेशन है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो आपका आर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, या तो आर परपेंडिकुलर एफ करना है या फिर एफ परपेंडिकुलर आर करना है। तो जो हमारा आर है वो कितना है, हमारा 5 है। तो F कितना होगा, या तो F के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो या फिर R के करो। अब किसका आसान है करना, फोर्स का आसान है। तो एक ऐसे करोगे एक ऐसे करोगे, हमें कौन सा चाहिए, डेफिनेटली हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। ये कौन सा होगा, 50 का साइन 37, तो 50 साइन 37 का मतलब कितना, अगर 1037 हमारा 3/4 है तो साइन 37 3/5 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 30 न्यूटन। तो हमें क्या पता चल गया, एफ परपेंडिकुलर। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे 30 की और आर की वैल्यू हमारी 5 है, तो आंसर आएगा 150 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो 150 आया टॉर्क का। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, देखो हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, हमें जो करना है वो ये करना है कि आर क्रॉस एफ होता है, तो आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो फिंगर को जब हम आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा आर क्योंकि इधर है और एफ हमारा ऊपर है, तो आर से एफ की तरफ करेंगे तो अंदर आया है बाहर आया, ऑब्वियस सी बात है डॉट आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 150 डॉट आएगा, ठीक है। तो आई होप सब लोग इसको कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए समझ पाए होंगे एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टॉर्क के और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। अगले जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो नॉर्मल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको हमने फोर्स दे दिया 5i कैप प्लस 6j कैप, और हमने पोजीशन वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें यहाँ पे टॉर्क निकालना पड़ गया, तो कैसे निकालोगे, आर क्रॉस एफ करके, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट वाले मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कर सकते हैं, या फिर वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली भी, कि 5 का दोनों में मल्टीप्लाई करें और 6 का दोनों में मल्टीप्लाई करें, बस j और i का क्रॉस करें और j और j का क्रॉस करें, तो उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। ये तो जानते हो ना,
आई जे के, तो आई से जे की तरफ चलते हैं तो प्लस के आएगा, जे से के की तरफ चलेंगे तो प्लस आई आएगा। जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो सारे आंसर प्लस आएंगे, और घड़ी की जब भी उल्टी दिशा में चलेंगे तो सारे आंसर माइनस में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आर से एफ का, तो हमारे सारे आंसर प्लस में या फिर माइनस में आएंगे, या फिर सीधे सीधे हम कंपोनेंट वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि इधर आई लिखें, इधर जे लिख दें और इधर के लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें, ये मोड मॉड्यूलस के लिए मैंने लगाया है, मोड के लिए। तो देखो पहला वेक्टर कौन है, आर, तो ऊपर हम आर के लेंगे। आर क्या है, आर के कंपोनेंट 3 है, 3 है, तो ये 3, ये भी 3, के लिए 0, एफ के पहला 5 है, दूसरा भी 6 है, और इसमें भी 0। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका क्रॉस करना है। या तो हम ऐसे करें या फिर हम नॉर्मल तरीके से करें, तो ऐसे करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको यूज कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। देखो, जब भी हमें आई कैप के लिए फाइंड करना है तो आई कैप को छुपा लो, जे और के का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा बेसिकली आंसर जो आएगा, देखो जब भी हमें आई कैप को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इससे करोगे तो 0, और इसका इससे करोगे तो भी 0। इधर आई कैप लिख दिया। अब जे कैप के लिए माइनस लिखो, जे कैप को छुपा लो, फिर आई और के का करो, 3 का 0 में करोगे तो भी 0, 5 का 0 में करोगे तो भी 0। ठीक है, के लिए प्लस, देखो हमेशा जे आपका माइनस में रहेगा, ये देखो माइनस साइन, लेकिन आई और के इन ये दोनों प्लस में रहेंगे। तो के का आंसर कितना आएगा, के का ब्रैकेट, के को छुपा लो, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 18, फिर इन दोनों का करो तो कितना आ गया 15। ठीक है, और बाहर कितना बचा, के कैप, जो हमने ऊपर लगा रखा था उसको हमने नीचे भी लगा लिया, तो आंसर आएगा 3 के कैप, वो भी प्लस के। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो भी कर सकते थे, बट ये आसान होता है करना और गलती के चांसेस भी नहीं होते हैं, तो हम ऐसे करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस भी होंगे और कठिन भी होगा, मतलब टाइम वेस्टिंग होगा इस वाले तरीके से। मतलब अगर हम 5 का करेंगे इसमें और इसमें, देखो ये तो छोटा था, इसमें तो आसान था, लेकिन कई बार थोड़े से और इसमें कंपोनेंट होते तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 5 का पहले इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर 6 का इसमें करोगे और इसमें करोगे, तो काफी कंफ्यूजन और दिक्कत वाला काम आपके लिए हो सकता है डायरेक्ट करने में। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन टॉर्क में क्या आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन जो टॉर्क में मिलेगा देखने को, वो मिलेगा इस तरीके से, 100 मीटर पर सेकंड से मान लो हमने प्रोजेक्टाइल किया। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं 37 डिग्री एंगल पर, और आपका जो मास फेंका है हमने वो 5 kg का है, और इस पॉइंट के अबाउट फेंका है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा, मतलब मान लो ऐसे हैं, वो हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन पर जब वो होगा तो इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क इस पॉइंट पर कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, एक हिंट मैं दे देता हूं, फिर उसके बाद हमें ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, जब भी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा या किसी भी पॉइंट पर होगा, तो प्रोजेक्टाइल की खास बात क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, जो कितना होता है mg। ठीक है, अच्छा ये पार्टिकल हमने फेंका, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट दोनों को मिलाने वाली लाइन डायरेक्ट, और ये हमारा हेड किधर की तरफ होगा, इस पोजीशन वेक्टर का पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता चल गया, हमें जो पता चल गया वो आर पता चल गया, आर वेक्टर और फोर्स पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या टॉर्क निकालने के लिए, हमें तो आर वेक्टर से ज्यादा आर परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हमारा फोर्स ऐसे है तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हम सब लोग जानते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट रेंज का आधा रहा होगा, तो ये r/2 हमें पता चल गया। तो हम रेंज निकाल लें, रेंज निकालने के बाद हम इसका आधा कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, और एफ हमारा नीचे mg है, तो हमारा जो आंसर है वो इजिली आ सकता है अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो पहले रेंज निकालिए। रेंज के आपके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, रेंज के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला रेंज का जो होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, इस तरीके से है ना। और आपका कौन सा होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है 2ux uy/g। ठीक है, एक कौन सा होता है, एक होता है आपका u cos θ इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले जाने थे रेंज के, तो इसमें हम कौन सा अप्लाई करें ये हमें वाइजली सोचना पड़ेगा। क्या हम इसको अप्लाई करें कि इसको करें या इसको करें, ये हमें थोड़ा वाइजली सोचना पड़ेगा कि कौन सा आसान है, हम उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आसान है, तो लेट्स गिव अ ट्राई, एक बार ट्राई जरूर करें। चलो,
तो यहाँ पर हम रेंज पहले निकाल लेते हैं, रेंज का आंसर कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं, चलो रेंज हमारी कितनी आनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो रेंज कितनी आएगी, 2 इंटू यूएक्स। यूएक्स का मतलब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला लगाएंगे क्या, देखो एंगल है 37, क्या हमें साइन 237 पता है, मतलब आई हैव टू से साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 37, इसका मतलब कितना हुआ आपका 64 डिग्री। क्या हमें 64 डिग्री एंगल पता है, नहीं पता, तो इसका मतलब पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरे वाले का देख सकते हैं पर टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, तो ये भी कैंसिल, सिर्फ ये वाला बचा। तो हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक ऐसे, तभी तो यूएक्स और यूवाई पता कर पाएंगे। तो यूएक्स कितना हो जाएगा 100 का cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है आपकी 4/5। तो ये कट गया तो ये 80 आ गया, तो ये कितना आएगा 60। तो 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 10, तो आंसर कितना आया, ये आया हमारा 120, और ये आ जाएगा 960 मीटर। ठीक है, तो रेंज का आंसर तो इतना आया। हमें चाहिए कितनी, हमें रेंज का आधा हिस्सा चाहिए, r/2, मतलब हमें 960/2 चाहिए। तो कितना चाहिए, 480 मीटर हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है, और हाईएस्ट पॉइंट का मतलब कितना है, रेंज का आधा। ठीक है, तो हमारा रेंज का आधा में पता चला, mg हमें पता चला, तो हम सीधे सीधे टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, अबाउट ओ निकालना है, तो यहीं से हम नाप रहे हैं। तो हमारी रेंज का आधा मतलब 480, mg मतलब कितना, मास है 5 kg, मतलब 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो 480 और 50 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 00, ये आएगा हमारा 24, है ना। तो ये आंसर कितना आया, इतने न्यूटन मीटर आया। ठीक है, 24,000 न्यूटन मीटर, ये हमारा टॉर्क आया ओ पॉइंट के अबाउट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, नीचे mg है, इधर हमारा r है, तो r से f की तरफ जब हम फिंगर गल करेंगे तो अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमारी टॉर्क की डायरेक्शन भी पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी पता चल गई। ठीक है, तो हमारा 24,000 आया। अगर हमें इस वाले पॉइंट की अबाउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नीचे mg हो जाएगा और आपकी बार पूरी रेंज आ जाएगी, मतलब आपकी बार 960 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर बिल्कुल इसके डबल आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, और आपका अंदर की तरफ ही आएगा, क्रॉस आएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टॉक में और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारी एक क्या है, रिंग है। ठीक है, और रिंग है और आपका यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको हिंज किया है, इसको लटका दिया है। ठीक है, पतंग नहीं है ये रिंग है, ये हिंज वाला पॉइंट है। तो हमें इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। मान लो ये पॉइंट O है, तो इस O पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ढूंढो, बीच में होगा, अब ऐसी बात है। अगर इस रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो आपको यहाँ पर टॉर्क अबाउट O पॉइंट बताना है। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होता है, r परपेंडिकुलर f या फिर f परपेंडिकुलर r। तो हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं लेंगे, RF साइन थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस ली है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना है पॉइंट O के अबाउट। तो कैसे निकालें, या तो R परपेंडिकुलर F करें, F कितना है, यहाँ पर केवल एक ही F है, वो भी नीचे की तरफ है, धरती के सेंटर की तरफ mg। तो बस हमें R और फाइंड करना है। तो क्या हम R फाइंड नहीं कर सकते इसके परपेंडिकुलर वाला, इजिली कर सकते। कितना होगा, रेडियस हो जाएगी। तो टॉर्क कितना आ गया, mg/r। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टॉर्क ऐसे क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये हमारी एक रॉड है, उसको हमने हिंज कर दिया है। ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई सपोज, या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, और ये हमारी रॉड हो गई। अब हमने इस रॉड को हिंज किया है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, मतलब यहाँ पर थी, वो ऐसे घूमकर आ गई, और ये जितनी घूमकर आई है वो एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, मतलब पहले सीधी थी, फिर हमने इसको हिंज कर रखा है, ऐसे एक एंड फ्री है, वो नीचे आ गया। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है, अगर इस रॉड की मास m है, लेंथ l है, हमसे पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना होगा। अगर ये पॉइंट O है तो इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क यहाँ पर कितना होगा, वो हमसे पूछा है।
तो कैसे निकालेंगे, या तो आर परपेंडिकुलर एफ, एक बार ट्राई करें। इस रॉड का मास नीचे की तरफ mg होगा, ध्यान रखें mg ऐसे होगा धरती के सेंटर की तरफ सीधा, ठीक है। तो या तो आप इसको फाइंड कर लो, ये कितना होगा, क्योंकि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है तो ऑब्वियसली बात है L/2 पर होगा, तो आपकी जो लेंथ है वो L/2 हो गई ये वाली। तो लेकिन इनके बीच में कोई एंगल है, जबकि हमें टॉर्क जो चाहिए वो चाहिए R परपेंडिकुलर F या फिर F परपेंडिकुलर R, ठीक है। हालांकि हम RF sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, बट लेकिन sin थीटा से कठिन हो जाएगा, तो हम या तो mg के कंपोनेंट कर लें या फिर इस लेंथ के कंपोनेंट करें। तो आपको सोचना है कि किसके कंपोनेंट करना आसान है। तो mg के ज्यादा आसान है, एक इधर हो सकता है एक इधर हो सकता है। ये 37 है तो ये भी कैसा हो जाएगा 37, सही है। तो देखो mg के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, mg के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा mg cos 37 डिग्री, है ना। और एक कितना आएगा, एक आएगा ये वाला जो कितना होगा mg sin 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो mg cos 37 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो हम इसको क्या लिखेंगे, या तो हम इसको लिखेंगे 3/4 जो tan 37 है, लेकिन ये cos 37 है, 3/4 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि वो tan 37 की वैल्यू है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, तो mg इंटू 4/5, जबकि ये वाली, ठीक है, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखो टॉर्क होता है R परपेंडिकुलर F, तो हमें R भी पता चल गया और इसके परपेंडिकुलर F भी पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई L/2 मल्टीप्लाई mg इंटू 4/5, तो ये 2 बार गया, तो आंसर कितना आया 2mg L/5। डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर या बाहर, तो R से F की तरफ जब हम कर्ल करेंगे तो अंदर आ रही होगी, है ना। R से F की तरफ फिंगर घुमाओ, R इधर है F इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कठिन चीज नहीं थी अगर हम चीजों को समझ जाएं तो, ठीक है। चलो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लो ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऊपर से हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, एक फोर्स है सपोज F3 और नीचे से हमने 2 फोर्स लगाए। मान लो एक F1 है जिसको हम 20 न्यूटन कह रहे हैं और एक F2 है जिसको हम 10 न्यूटन कह रहे हैं। यहाँ पर ये F3 और ये सारे फोर्सेस बराबर है, मतलब रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन वाले इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो F3 फोर्स है ये 20 और 10 दोनों के बराबर है, मतलब F3 किसके इक्वल है 30 न्यूटन के बराबर है, और यहाँ पर इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये जो है बेसिकली आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आपको वैल्यू बतानी है इस F3 फोर्स की, ठीक है। साथ में आपको वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो वैल्यू तो 20 और 10 30 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन ये बताना है कि जो वो वैल्यू आपने बताई वो तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए है, मतलब आपकी ये रॉड आपकी इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको हम कितनी डिस्टेंस पर लगाएं पॉइंट ए से, ये आपको बताना है, ठीक है, जिससे आपकी दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। मतलब बेसिकली अगर मान लो x डिस्टेंस पे हमने लगाया इस फोर्स को पॉइंट ए से, तो आपको बताना है कि आपका ये जो x है वो कितना है, कैसे बताओगे, टॉर्क से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सारे फोर्सेस के अबाउट आप किसी एक पॉइंट को पहले एक्सेस मान लो, पॉइंट ए पर आप सारे के अबाउट देखो सब चीजों को। पॉइंट ए के अबाउट जब आप देखोगे तो 20 न्यूटन की वजह से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें F3 की वजह से तो वो कितना हो जाएगा F3x, और इसकी वजह से देखें तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो हमें सारी वैल्यूज पता है, जो अंदर आएंगे उनको जोड़ दो, जो बाहर आएंगे उसमें से उसको घटा दो, तो हमारा नेट टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और नेट टॉर्क हमें मिला तो F3x के बराबर आएगा और वो आपका x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो 20 न्यूटन वाले की वजह से तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो R है वो 0 है। क्वेश्चन सिंपल से ये कह रहा है कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम इस फोर्स को कहां लगाएं जिससे ये पूरी की पूरी रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए।
एक छोटी सी हिंट ले लेते हैं। देखो 20 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क होगा वो हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स इसी पॉइंट पर है और आपका टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। तो जो बेसिकली आर है वो आपका 0 है इस केस में, ठीक है। टॉर्क 10 न्यूटन की वजह से कितना होगा इस ए पॉइंट के अबाउट? देखो हमारी डिस्टेंस है आर और परपेंडिकुलर फोर्स है 10, यानी कि 10 और 10 कितने होते हैं? 100 हो जाते हैं। और आपका अंदर होगा कि बाहर होगा? देखो आर की वैल्यू किधर होगी? इधर की तरफ, क्योंकि हमें ए से बी जाना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे है, तो हमारा जो वैल्यू है वो बाहर की तरफ आ रही होगी टॉर्क की, जब आप आर से एफ की तरफ फिंगल कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे टॉर्क अबाउट 10 पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें जो पता करना है वो पता करना है F3 के अबाउट। तो F3 के अबाउट टॉर्क कितना होगा? टॉर्क अबाउट F3 जो होगा वो बेसिकली कितना होगा? वो होगा हमारा F3 इंटू एक्स, ठीक है। तो इस x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब ये अंदर होगा या बाहर होगा? तो ये आपका जो है टॉर्क R ऐसे है, F ऐसे है, तो ये अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस 100 प्लस F3x, ठीक है। तो क्या करोगे? F3x हमारा कितना है? F3x ये हमारा किसकी तरफ है? ये हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है। जबकि हमारा जो आपका टॉर्क अबाउट 20 है वो 0 है और टॉर्क अबाउट 100 आपका बाहर की तरफ है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर, क्योंकि नेट टॉर्क हमें किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। तो हमारा जो x की वैल्यू है, अच्छा F3 कितना है हमारा? F3 30 के बराबर होगा। 20 और 10 30 ही तो हुए F3, तो F3 की वैल्यू 30 हो गई। तो आंसर कितना आएगा? 100/30। तो आंसर कितना आ गया? 0 से 0 कटा तो 10/3 मीटर आ गया। अच्छा, अब आप कहेंगे माइनस में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया माइनस में क्योंकि अगर ये क्रॉस है तो इसको आप माइनस ले लो, अगर ये डॉट है तो इसको प्लस में ले लो, ठीक है भाई। एक को तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा, एक को माइनस में, तो जो दूसरी साइड में जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो आंसर आपका इतने मीटर आ चुका है। मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम है इस रॉड का, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, वो किधर पड़ेगा? x इक्वल टू 10/3 मीटर पर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ये हमारी इस तरीके से एक हमने क्या ले ली? स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। और हमने यहां पर एक रॉड को लटका दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि अगर इस रॉड को लटकाने पर हमारी टेंशन T1 और T2 है, ये हमारी रॉड है, ठीक है, और मास इसका m है, लेंथ आपकी l है, तो आपको ये बताना है कि T1 और T2 की वैल्यू क्या है। T1 और T2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? बहुत आसानी से हम टॉर्क को यूज करके यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो, अगर इस पॉइंट को आप A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, तो आप किसी एक पॉइंट को ऐसा ले लो जिसके अबाउट आप एक्सेस मानोगे, जिसको आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे। तो आपने एक सपोज मान लिया कि पॉइंट ए हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आप किसी को भी मान सकते हो, पॉइंट बी को, मिड पॉइंट को, किसी को भी। लेकिन मिड पॉइंट को मानेंगे तो T1 और T2 दोनों की वजह से टॉर्क होगा, लेकिन हम ए या बी को मानेंगे तो एक की वजह से टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि आर आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है हम किसी ए या बी में से किसी एक को मान लें। तो मान लो ए को, ठीक है। तो हमने इस ए को मान लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो अब इसी के अबाउट सारे टॉर्क लिख डालो और आपको T1 T2 की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ध्यान रखना एक फोर्स आपका नीचे की तरफ mg भी है, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। इसकी वजह से भी एक टॉर्क होगा। तो अगर रॉड की लेंथ L है तो mg L/2 पर लगेगा, ठीक है। तो इस सब चीजों को ध्यान रखें। T1 प्लस T2 mg के बराबर होगा, पर लेकिन आपको पहले T1 और T2 पहले पता तो चले कहीं से। तो टॉर्क अबाउट ए लिख डालो और आपका आंसर आ जाएगा। सारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा T1 और T2 का, वो पूछा है। आंसर है
तो अगर हम देखें तो देखो हमारी जो T1 प्लस T2 है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, mg के बराबर आ गई, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट ए के अबाउट हमें टॉर्क निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो आप जो टॉर्क टेंशन T2 की वजह से होगी वो तो जीरो होगी, क्यों, क्योंकि ये फोर्स आपका उसी पॉइंट पर है, तो आपका जो R है वो इस केस में जीरो हो जाएगा। अब टॉर्क अबाउट mg कितना होगा, टॉर्क अबाउट जो mg होगा वो होगा, देखो टॉर्क होता कितना है, या तो R परपेंडिकुलर F होता है या फिर F परपेंडिकुलर R होता है, तो R परपेंडिकुलर हमारा L/2 है, तो हमने क्या किया L/2 इंटू mg कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर होगी या बाहर होगी, देखो आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ठीक है। अब हेड किधर की तरफ होगा R का, वो ऑब्वियस ही बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होता है, तो R से जब F की तरफ एंगल कर्ल करोगे तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ, तो डेफिनेटली बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब पेज के ऊपर आएगा। अच्छा टॉर्क अबाउट B कितना होगा, T1 इंटू एल, ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा ये अंदर होगा या बाहर होगा, अंदर की तरफ होगा, क्रॉस होगा, है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, सबके अबाउट टॉर्क पता चल गया, तो अब क्या करोगे, अब टॉर्क अगर पता चल गया तो नेट टॉर्क जीरो कर दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में फोर्स नेट जीरो होता है तो टॉर्क भी जीरो होता है, क्योंकि रोटेशनल में भी इक्विलिब्रियम, तो जोड़ दो दोनों को और जीरो के इक्वल कर दो। तो यहाँ पर हम जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो T1L है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, mg/2 के साथ, जो आपका बाहर की तरफ है, और जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहां से अगर इसको माइनस में लोगे तो एक प्लस में, तो हमारा इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो T1L हमारा किसके इक्वल आएगा, mg/2 के, तो यहां से L से L गया तो T1 हमारा mg/2 आ गया। अगर T1 हमारा mg/2 है तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें T1 की तो T2 कितना आएगा, mg माइनस mg/2, मतलब mg/2 आ गया। तो हमें T1 भी पता चल गया और T2 भी पता चल गया, तो दोनों ही आंसर हमें पता चल गए और यही पूछे थे, तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर हैंडल करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से आगे कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं टॉर्क और अल्फा के ऊपर। तो ध्यान रखना जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा के इक्वल होता है, जहां पर आपका जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क है, आई फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमने पहले पढ़ा था आपका सर्कुलर मोशन के अंदर। अब क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सपोज डिस्क है। अब ये जो डिस्क है इसका मास हमने m ले लिया, रेडियस हमने r ले ली, और यहाँ पर इस पर एक फोर्स हमने लगा दिया है जो F फोर्स है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है r। तो आपसे पूछा है कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि टॉर्क होता है आई अल्फा, तो टॉर्क हमारा जो होगा वो कितना होगा, आर एफ, इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है, तो ये बहुत आसान है पहले के कंपैरिजन में। हम जानते हैं डिस्क का जो आई होता है सेंटर ऑफ मास से कितना होता है, mr²/2, तो हमारा एफ क्रॉस एफ इंटू आर आ गया mr²/2 अल्फा। तो हमारा यहां से अगर आपसे पूछा रहे अल्फा कितना है, तो अल्फा आ जाएगा 2f/mr, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपका 2f/mr आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर अब की बार एक क्या ले लिया, इस तरीके से एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसकी साइड हमने ए ले ली, स्क्वायर प्लेट हमने इस तरीके से ले ली और हमने फोर्स ऐसे लगाया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर साइड ए है, मास m है, तो आपको यहाँ पर ये हमारी एक्सेस हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, मतलब सर्कुलर मोशन ये करेगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। टॉर्क होता है हमारा आई अल्फा, तो आपको यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट करना है। तो लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करें रफ कॉपी के ऊपर जल्दी से।
इस वाली एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी स्क्वायर प्लेट का वो ma² होता है। चलो एक बार देखते हैं कि क्या क्वेश्चन यहां पर आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो टॉर्क है वो ma² है और जो आई की वैल्यू है वो ma² है और अल्फा अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये हमारा टॉर्क है, तो टॉर्क कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो टॉर्क बेसिकली कितना होगा, ये हमारा a√2 है, तो a√2 का आधा कितना होता है a/√2, है ना। देखो ये हमारा डायगोनल है ना स्क्वायर का, ये साइड तो नहीं है, साइड ये है, तो ये a√2 है, a√2 का आधा कितना होता है a/√2। तो हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो आपका ये फोर्स F है और आपका ये साइड a√2 है, तो a√2 मल्टीप्लाई बाई F किसके बराबर आएगा ma²/6 अल्फा। तो यहाँ से a से a गया, है ना, तो आपका यहाँ से अल्फा कितना आएगा 6F/√2 ma। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अल्फा हमने कैसे निकाला? तो लेट्स स्टार्ट एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम को सीखते हैं। देखो जैसे हमारा टॉर्क था वैसे ही सेम एंगुलर मोमेंटम है, कोई खास बात नहीं रहेगा। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा जो होता है वो mrv होता है, ठीक है। या फिर पहले रियल फॉर्मूला देख लेते हैं, r क्रॉस v, ठीक है, m। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर मैं इसके और फॉर्मूले की बात करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं m v परपेंडिकुलर r या फिर m r परपेंडिकुलर v, अगर हमने एंगल को कितना ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान रखना देखो एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है, और टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये आपकी एक डिस्क है, इसमें मास m है, रेडियस r है, और इस डिस्क को चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो L है उसको हम क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जबकि जो टॉर्क है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जो भी एनएलएम में जो चीजें थी उनका मोमेंट हम यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। जो हमारे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जो आपके विशेषज्ञ होते हैं, वो आपके बेसिकली कुछ कुछ नाम ऐसे रखते जाते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी कह देते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्क है और ये आपकी मास m है, रेडियस r है, इसको ऐसे आप घुमा रहे हो ओमेगा से। ध्यान रखना जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में एक और चीज है कि जो L है वो I ओमेगा के बराबर होता है। I और L के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी काम आएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो I ओमेगा के हिसाब से कितना होना चाहिए mr²/2, I की वैल्यू डिस्क के लिए और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है। बस हो गया, इतना सही था। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर और क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। मान लो आपने क्या किया, एक पार्टिकल लिया 1 kg का, उसको प्रोजेक्टाइल करा दिया, उसकी जो स्पीड थी वो 50 मीटर पर सेकंड थी, 50 एंगल जो था वो 37 डिग्री था। तो आपसे पूछा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उस केस पर आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओ, इसके अबाउट कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं कि क्या आंसर हमारा होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो यहाँ पर फंडा क्या है, पहला तो फंडा यहाँ पर ये है कि हमें mg से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो mvr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो केवल हॉरिजॉन्टल रहती है, और वो कितनी होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला जो कितना होगा 50 cos 37 होगा। तो आंसर कितना होगा 50 × 3/5 यानी कि 30। तो यहाँ पर जो स्पीड होने वाली है वो 30 होगी, ठीक है, सॉरी 4/5 40 होगी, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पर 40 होगी, ठीक है। तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है जो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमें क्या पता चल गया, v पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें mv परपेंडिकुलर r, मास हमें पता है 1 kg है, लेकिन हमें अभी भी किसकी जरूरत है, r की जरूरत है। तो अब फिर से r क्या होगा, देखो r जो होगा वो फिर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, इसको मिला देने वाली लाइन r होगी, लेकिन इसका कौन सा हमें किससे मतलब है, इसके परपेंडिकुलर से।
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, एक ये हो जाएगा आर का कंपोनेंट, एक ये हो जाएगा, लेकिन हमें कौन से की जरूरत है, इस वाले की जरूरत है। तो ये वाली चीज क्या है, अगर आप देखें तो ये वाली चीज आपकी एच मैक्स है, तो एच मैक्स कितनी होगी, एच मैक्स होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर कितना होगा, यू हमारा कितना है 50 है, तो 2500 मल्टीप्लाई साइन 37 मतलब साइन 37 का स्क्वायर, साइन 37 कितना होता है 3/5 और 3/5 का स्क्वायर होता है 9/25 डिवाइडेड बाई 20। तो आंसर कितना आएगा, इससे ये कितनी बार जाएगा 10 बार, इससे ये 5 बार, तो आंसर आया 45 मीटर। तो हमें क्या करना था, एल निकालना था, मास है 1 kg, स्पीड आई 40 और आर आया 45, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 1800। ठीक है, अंदर आएगा या बाहर आएगा, आर हमारा ऐसे है और वी हमारा ऐसे है, तो आर से वी की तरफ फिंगर कर्ल करो तो अंदर की तरफ एल आएगा, जो हमारा अंगूठा होगा, जो थंब होगा वो एल बताएगा, ये आर है ये वी है। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो देखो कैसा रहेगा, ये हमारा इस तरीके से था पूरा सिस्टम। ठीक है, ये हमारा स्पीड कितनी थी, जो स्पीड थी हमारी 40 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल को देखें तो वो कुछ ऐसा था और हमारी जो यू थी वो 50 थी, है ना, और एंगल हमारा 37 डिग्री था। अगर हम इसको डायरेक्ट मिला दें यहां से यहां तक, तो हमारा जो एंगल आएगा ना वो तो ये आया, जो कोई और एंगल होगा, मान लो अल्फा हुआ, तो हम वैसे भी 37 नहीं ले सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा अगर रेंज है कैपिटल आर है, तो अगर ये वाला रेंज है तो रेंज का ये वाला कंपोनेंट लेंगे आर कॉस 37 या फिर आर साइन 37। तो हमें पहली बात तो कौन सा लेना है, पहली बात तो हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए, क्योंकि जो रेंज है वो आपकी या तो एम वी परपेंडिकुलर आर है या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर है। अब जो हमारी आर है बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली है। अच्छा, टॉर्क में क्या था, टॉर्क में एम जी ऐसे था, नीचे की तरफ था, तो हमने इसलिए रेंज ली थी, लेकिन यहाँ पर स्पीड ही आपकी राइट में है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जो चीज इसी के साथ में है वो तो इसके पैरेलल होगी, या फिर जो अपोज में है वो इसके कैसे होगी, एंटी पैरेलल होगी। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार जो है इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दो, इसी क्वेश्चन में आपका जो पॉइंट है वो आपका ये वाला ले लो, लास्ट पॉइंट यहां पर निकालो। अब ये हमारी यू हो गई और ये हमारा 37 डिग्री का एंगल हो गया। आप इस वाले पॉइंट पर निकालो जब पार्टिकल बिल्कुल हिट करने वाला होगा ग्राउंड पर, तो इस पॉइंट पर क्या सीन रहेगा उसे कैलकुलेट करो। यहां पर आपका जो है एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, यहाँ पर देखो पार्टिकल का जो यू है वो ऐसे हो जाएगा, है ना, एक कंपोनेंट इसका ऐसे एक ऐसे, और आपका अगर ये यू है तो मुझे बताओ एंगल आपका, अगर ये यू है और हमारा जो यू था वो 50 था, तो ये वाली वैल्यू तो 50 हो गई। ठीक है, ये 37 है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल 37 होगा, पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वाला 37 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 37 है तो कंपोनेंट कर लो, ये ऊपर हो जाएगा 50 का cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, यानी कि ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो 40 आएगा और इधर वाला फिर 30 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एल, और एल होता है एम बी आर परपेंडिकुलर या फिर एम वी परपेंडिकुलर आर। ठीक है, मास 1 kg था, तो एल यहां पर आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आना चाहिए। देखिए मास हमारा 1 kg है, वी परपेंडिकुलर कितना होगा, वी परपेंडिकुलर होगा हमारा, देखो अगर आपका आर ये है तो इसके परपेंडिकुलर 30 हो जाएगा, और हमारा ये आर कितना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से रेंज के बराबर है, तो हमें रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर से रेंज कितनी होती है, रेंज हो जाएगी हमारी 2ux uy/g। ये वाला क्यों लगाया, एंगल की वजह से, तो हमारा ये हो जाएगा 2 × 40 × 30/10। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा 240। तो कितना हो गया ये 0 0, और ये हो जाएगा हमारा 70 to 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो एल का 70। अच्छा, डायरेक्शन क्या आएगी, देखो आर का हेड इस तरफ है तो आर से एफ की तरफ फिंगर कर्ल करोगे
तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो आर से वी की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी। तो आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा।